नमस्कार, मैं हूं राजीव। शेयर बाज़ार में पिछले कुछ हफ्तों से या कह लें कुछ महीनों से लगातार एक दायरे का कारोबार चल रहा है और इस बीच तिमाही नतीजों का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये बाज़ार का दायरा टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आखिरकार ये तिमाही नतीजे जो हैं वो बाज़ार को इस दायरे से बाहर निकाल पाएंगे, या बाज़ार को किसी और बड़े नए ट्रिगर की तलाश है? आखिर मसला क्या है? बाज़ार इतना हिचक क्यों रहा है? इस तरफ या उस तरफ, ऊपर या नीचे, कहीं भी जाने से एक दायरे में अटका हुआ क्यों है? हम बात करेंगे बाज़ार विश्लेषक अमरीश बालिगा से, जो हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं मुंबई से। अमरीश, स्वागत है आपका। अब ये जो उलझन है, मतलब हर रोज़ आपसे निवेशक, आपके मित्र, कारोबारी सब यही पूछते होंगे, ये मतलब बाज़ार को हुआ क्या है? तो अमंग द फर्स्ट रेड फ्लैग जो मैंने बताया वो डिमांड रिवाइवल का है, जो मुझे लगता नहीं कि इट विल बी एज स्ट्रांग एज लास्ट ईयर। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आई मीन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर, हम लोग करीब 12.5-13% का बात कर रहे थे, वहां से अभी हम लोग आ गए करीब 9-10% पे। यहाँ से भी शायद और भी थोड़ा नीचे जाएंगे। और जो हम लोग एनपीएस देख रहे हैं इन द सिस्टम, जो पहले हम लोग देख रहे थे कि इट इज कमिंग फ्रॉम द बिगर कंपनीज, इस बार शायद हम लोग देखेंगे इट इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो रिटेल हो या माइक्रो एसएमई हो, वहां पे शायद हम लोग डिफॉल्ट्स देखेंगे, बिकॉज जो कमेंट्री आ रही है फ्रॉम द बैंकिंग एंड द बीएफएसआई स्पेस बेसिकली, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। और जो गोल्ड लोन्स भी देखे हैं, दैट गोल्ड लोन्स हैव इंक्रीज्ड, एंड दिस नॉर्मली हैपेंस जब आपके पास और कुछ नहीं है, देन यू स्टार्ट आई मीन प्लेजिंग ऑफ गोल्ड, और वहां भी हम लोग डिफॉल्ट देख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस मूव कर रहे हैं, सो दिस इज आई थिंक अनदर रेड फ्लैग। पॉसिबिलिटी है कि ऑयल प्राइसेस $90-95 तक पहुंचे तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं ग्लोबली, एंड आई मीन दैट विल आल्सो अफेक्ट इंडिया की, क्योंकि यहाँ भी along with inflation we may see the interest rates going up. और जीएसटी कलेक्शंस और एक रेड फ्लैग है। इट हैड कम डाउन इन जून, मे नॉट रियली रिवाइव बैक, जैसे कि हम लोग पहले देखा 1,30,000 क्रोर, 1,40,000 क्रोर, शायद वहां तक नहीं पहुंचे। तो ऑल दीज आर दोस रेड फ्लैग्स जो आई थिंक वन शुड कीप इन माइंड, एंड इफ दैट प्लेज आउट जैसे कि मैंने अभी बताया है, आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर द मार्केट। कुछ हरे निशान भी दिख रहे हैं क्या? हाँ, हरे निशान तो है, नो डाउट, बट हरे निशान जो है मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में शायद प्ले आउट होंगे, क्योंकि जो आई थिंक द वन बिग प्लस पॉइंट इज चाइना प्लस वन, जो सब लोग बात कर रहे हैं। और वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इफेक्ट एज फार एज स्पेशलिटी केमिकल्स इज कंसर्न, क्योंकि जो भी ग्लोबल बायर्स हैं सब लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, और वहां पे इन कपल ऑफ सेक्टर्स इंडिया इज कमिंग आउट टू बी अ बिग सप्लायर, और वहां पे स्पेशलिटी केमिकल्स इज वन ऑफ देम, एंड आई थिंक इट विल फ्लो टू द अदर सेक्टर्स आल्सो। इंजीनियरिंग में भी हो जाएगा, देन भी कपल ऑफ अदर सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स में भी देख रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट आ रहा है। सो आई मीन क्लियरली देयर विल बी वेरियस पॉकेट्स जहां पे इंडिया कुड emerge as a alternate to China, may not be a big alternate, but at least one of those slightly smaller alternates to China, which itself is decently large for our economy. जी। अब अभी तक के जो नतीजे आए हैं अमरीश, उनको देख कर के आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या उनमें इतनी ताकत है कि बाज़ार को एक नई दिशा दे सके, या वैसा कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं दिख रहा है जिसके चलते जो आप कह रहे हैं कि आपका वेटेज तो मार्केट के नीचे जाने की तरफ अभी होगा, लेकिन ये रिजल्ट इतना डिसअपॉइंट भी नहीं कर रहे, निराश भी नहीं कर रहे कि मार्केट Right. उसका बहाना लेकर के नीचे आना शुरू कर दे? नहीं, अभी तक जो हमने रिजल्ट देखे हैं मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी पॉजिटिव है या काफी नेगेटिव है, ये मिक्स्ड है एज ऑफ नाउ। और जब भी हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। और एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ गए हैं क्योंकि Q2, Q3 एंड Q4 ऑफ FY21 काफी सरप्राइज किया। सो विद एवरी सरप्राइज जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है वो तो आई मीन इट हैज गॉन ऑन इंक्रीजिंग। तो इस बार भी एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। I mean, as compared to that, I mean, if you look at which were done well or which have disappointed, like for example, retail हो या film exhibition हो, restaurants हो, ये तो I mean these were actually shut down during lockdown, तो यहाँ पे तो काफी घाटा तो हुआ था।
whereas some of the ones which are expected to do well, for example steel, वहाँ भी मार्जिनली इफेक्ट हुआ क्योंकि स्टील प्रोड्यूसर्स में उनका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, दैट वाज डाइवर्टेड फॉर मेडिकल रिक्वायरमेंट, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, नॉट एज मच एज व्हाट यू आर सीइंग इन अदर सेक्टर्स. एंड जनरली यदि देखें तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द अर्निंग सीजन जनरली अच्छा रहता है. जो प्रॉब्लमैटिक जो अर्निंग्स है वो आते हैं सेकेंड हाफ में, और अभी हम लोग 26 जुलाई में है, सो विच मीन्स वी हैव मोर लेस seen the first half of the earning season, which is the better part. जो worst part है, I think that is yet to come. और इसमें भी यदि देखें, जैसे कि मैंने बताया था mixed है. For example, major ones में Reliance was better than expected, L&T was decent, no doubt अभी आए हैं. BFSI space में यदि देखें तो ICICI Bank, SBI Cards, Axis Bank, Yes Bank, they were better than expected. पर उसके against heavyweights, HDFC Bank, Kotak Bank, बजाज फाइनेंस, इन्होंने डिसअपॉइंट किया, महिंद्रा फाइनेंशियल ने भी डिसअपॉइंट किया है. और यदि आईटी में देखते हैं तो TCS, HCL टेक वेयर आई मीन बिलो एक्सपेक्टेशन, वेयर एज इन्फोसिस we could see like it was mixed. Revenue was ahead, margins and profits actually missed estimates. Wipro was better than expected. जी अमरीश, आप जितना ज़्यादा हिंदी में बोलते हैं दर्शकों को आपको सुनने में उतना ज़्यादा मज़ा आता है. ठीक है. Mid cap IT, like I think it was relatively better. थोड़ा बहुत तो इंग्लिश तो यूज करूंगा क्योंकि उतना फ्लुएंट नहीं हूँ. FMCG ओवरऑल अच्छा था. ITC was in line. HUL थोड़ा बेटर था, बट मुझे लगता है कि आगे जाके द नेक्स्ट क्वार्टर could in fact be a bit flat. ऑटो में हम लोग देख रहे हैं कि टाटा मोटर बिलो एक्सपेक्टेशन था, बजाज ऑटो एक्सपेक्टेशन से बेटर था. स्टील सेक्टर ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पर मुझे लग रहा है कि स्टील सेक्टर मोर स्पीक आउट हो रहा है. शायद Q2 भी इसी टाइप का परफॉर्मेंस रहे, बट Q2 के बाद हम लोग देखेंगे कि लाइक पीक आउट हो रहा है. JSW स्टील का जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी अच्छे थे. स्पेशलिटी केमिकल मुझे लगता है कि कंटिन्यू टू परफॉर्म. सीमेंट काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा. यदि हम लोग देखते हैं अंबुजा, अल्ट्राटेक, ACC, हाइडेलबर्ग, सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा. And I think cement का performance I think will continue for at least the next couple of quarters, possible future. Sugar मुझे लग रहा है कि more or less peak out हो रहा है, पर white goods, especially जो mid price में है, मैं बोल रहा हूँ white good का price, not stock price, white goods जो mid price में है, I think वहाँ पे I think we should see slower growth going ahead. So overall मुझे लग रहा है कि as of now it's mixed, पर the next second half यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो आई मीन दैट कुड बी अ ट्रिगर फॉर द मार्केट टू करेक्ट. जी, लेकिन अमरीश इन तिमाही नतीजों में मतलब Q1 के लिए जहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी भी दिखी तो मार्केट ने उसको ग्रेस मार्क दे दिया कि चलो ये तो ठीक है, लॉकडाउन वाली तिमाही थी, थोड़ा सा तो कमज़ोर रहेगा मामला. तो जो आपने बात कही कि आगे के लिए लोगों के फ्यूचर एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े हुए हैं, क्या वो बढ़े चढ़े हुए एस्टिमेट्स जो हैं उनका पता तो हमें 3 महीने बाद चलेगा, तो क्या ये 3 महीने जो हैं वो मार्केट इसी तरह से एक इनडिसाइसिव तरीके से मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह से टाइम निकालने की तरफ जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जो मंथली फिगर्स आने वाले हैं वो यदि डिसअपॉइंट करते हैं, फॉर एग्जांपल GST नंबर्स जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, वहाँ भी यदि डिसअपॉइंटमेंट आता है, आई मीन लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो नंबर्स आएंगे वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आता है. नहीं तो जो ऑटो नंबर्स हैं which again gets declared on 1st 2nd of August, वहाँ पे यदि डिसअपॉइंटमेंट आता है, I think all these I mean numbers which are coming on a monthly basis, वहाँ पे if we see that it is lower than expected, I mean that itself could be a trigger. जी, या इन सब के ऊपर बाजार के मन में सबसे बड़ा ओवरहैंग जो है वो कोरोना की थर्ड वेव का, तीसरी लहर का है कि अगर वो तीसरी लहर आ गई तो फिर ये सारे एस्टिमेट रह जाएंगे पीछे, अगर वो नहीं आई तो फिर ये सारे एस्टिमेट काम करेंगे. क्या बाजार के मन में अभी सबसे बड़ी अनिश्चितता जो है वो यही तीसरी लहर की अनिश्चितता है और इसीलिए बाजार इस तरह से एक दायरे के अंदर फंसा हुआ है? Surely, I mean this is one of those reasons, the third wave. पर third wave कब आएगा ये तो बोलना मुश्किल है, because I mean people are talking of September, October,
वहां भी अभी 2-3 महीने का टाइम है। सो ये जो अनसर्टेनिटी है ये तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। जी। तो अब यहाँ से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मतलब अगर मार्केट के लेवल्स की बात करें तो आपने कहीं पे कुछ मतलब निशान बना रखे होंगे कि चलिए ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने लगे तो मेरा जो नीचे का वेटेज है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कि बाज़ार को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, वो व्यू शायद कट जाएगा। मतलब मार्केट को अभी नीचे जाने का मूड नहीं कर रहा है, ये आप सोचेंगे। या नीचे वो लेवल कोई होगा जिसके कटने के बाद, उससे नीचे जाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो सोचा था कि अभी मार्केट को थोड़ा हल्का होना चाहिए, वो व्यू सही बन रहा है। ये लेवल्स आपने कहाँ पे रखे हैं, वो लाइंस आपने कहाँ खींची है? देखिए फंडामेंटली तो कोई लेवल्स नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि फंडामेंटली मैं एज ऑफ नाउ आई एम वेरी कॉशियस ऑन द मार्केट और ये कंटिन्यू करेगा। पर टेक्निकली यदि देखें तो यदि 16,200 क्रॉस करता है निफ्टी, then I think the upside opens up. शायद I mean we could see another 400-500 points more from there. क्योंकि again that FOMO effect could come in, fear of missing out. पर यदि मार्केट्स गिरते हैं बिलो 15,400 15,500 मार्क, तो एक बार वहां से काफी एक शार्प करेक्शन आ सकता है। तो अपसाइड में यदि ब्रेकआउट होता है तो शायद 400-500 पॉइंट ऊपर, और यदि नीचे आता है बिलो 15,400 तो मुझे लगता है कि करीब 1,000 से 1,500 पॉइंट निकल सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से 400-500 पॉइंट और गिरेगा तो वहाँ से 1,000-1,500 और गिर जाएगा। मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि बाज़ार कभी भी, निफ्टी कभी भी 1,500-2,000 पॉइंट यहाँ इन लेवल से नीचे जा सकता है। यस, वेरी मच पॉसिबल। जी। क्योंकि जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ इरैशनल एक्सुबरेंस। आप अभी यदि जोमेटो का आईपीओ देख लेते हैं और उसके बाद उसमें जो मूवमेंट हुआ है, इट इज वन ऑफ दोस साइंस। मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ रहा था कि आपने बहुत सारे रेड सिग्नल, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि आपने बहुत सारे रेड सिग्नल्स गिनाए हैं, और जिस तरह से आप रिस्क देख रहे हैं मार्केट में कि 1,500-2,000 पॉइंट की गिरावट के लिए निफ्टी में कभी भी तैयार रहना चाहिए, और उसके बाद भी जिस तरह से जोमेटो के आईपीओ को लेकर के हमें एक्सुबरेंस दिख रहा है, या इससे पहले भी जो आईपीओ आए हैं, कोई ये इकलौता आईपीओ नहीं है, तमाम आईपीओ में हमें इसी तरह का एक अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है। तो क्या ये एक्सुबरेंस का, अति उत्साह का संकेत है जिसमें बाजार को एक खतरा देखना चाहिए? खतरा तो देखना चाहिए, पर ऐसे भी बोलते हैं कि व्हेन यू हैव अ बबल, ये बबल जो साइज का है उससे भी बड़ा हो सकता है फूटने से पहले। तो इट इज पॉसिबल कि हम लोग अभी, आई मीन वी कुड बी इन दैट स्टेज कि बबल और भी बड़ा हो रहा है। क्योंकि यदि जोमेटो देखें तो वैल्यूएशन तो कुछ है नहीं इसमें, और यदि हम लोग निफ्टी का पी देखते हैं फॉर FY21, FY22 का बात नहीं कर रहा हूँ, FY21 का जो ऑलरेडी हो चुका है, I mean I think EPS is approximately about 545-555 का EPS है, तो पी निकलता है करीब 30 का फॉर निफ्टी 50 स्टॉक्स, और जोमेटो में तो पी है ही नहीं। पर यदि हम लोग रेवेन्यू भी पकड़ते हैं, रेवेन्यू 30 टाइम्स नहीं है, 50 टाइम्स के ऊपर कोट कर रहा है। आज भी जो ऊपर गया है, इट इज मोर देन 50 टाइम्स, और ये कब कैश फ्लो पॉजिटिव होगा हम लोग को पता नहीं है। लीडर है नो डाउट, पर इट इज नॉट द ओनली लीडर। स्विगी भी लीडर है, एंड स्विगी इज लार्जर देन जोमेटो, कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट शायद फर्क है। पर इसमें सबसे बड़ा जो आई मीन क्वेश्चन जो आ रहा है, आई थिंक दैट इज ऑफ Amazon। Amazon ने भी शुरू किया है सेम बिजनेस, they also have very deep pockets। यदि Amazon रहता नहीं था, then at least we could have said कि आगे का जो रास्ता है वो at least there is some clarity। यहाँ पे Amazon can be disruptive। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, इनका जो मेन पार्टनर्स हैं ये है रेस्टोरेंट्स। इन लोग रेस्टोरेंट्स का जो सामान है, जो खाना है, वही इन लोग डिलीवर करते हैं। रेस्टोरेंट्स आर अगेंस्ट बोथ जोमेटो और स्विगी, एंड उन लोग देख रहे हैं कि एज टू हाउ द कमीशंस कैन कम डाउन, और यदि कमीशंस कम होते हैं तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा। एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट भी देख रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेट कैन बी फाउंड फॉर जोमेटो। तो ये काफी रेड फ्लैग्स हैं, और उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि एक्सुबरेंस है।
सो दिस इज बेसिकली जो डिमांड सप्लाई है उसका मिसमैच है. एवरीवन इज रशिंग आफ्टर दिस स्टॉक एंड सप्लाई कम है डिस्पाइट सच अ लार्ज इशू. 9,300 crores का इशू है, उसके बावजूद शॉर्ट सप्लाई है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. और आई मीन ऑल्दो ये हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर रिलायंस पावर का जो आईपीओ आया था इट वाज अ सिमिलर थिंग. आईपीओ में जो डिमांड आया था, आईपीओ के बाद तो हम लोगों ने देखा नहीं डिमांड, पर इसमें हम लोग इवन आईपीओ के बाद डिमांड देख रहे हैं. जी. और लेकिन और और लेकिन और एक पॉइंट मैं बताऊंगा. अदर देन जोमेटो भी ग्लेनमार्क लाइफ का आईपीओ आ रहा है. ग्लेनमार्क लाइफ का जो ये वैल्यूएशन है इट इज अ 20x. उसका जो पेरेंट है जो कोट कर रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ, उसका लास्ट ईयर का पी क्या है? इट्स अबाउट 11x. जी. तो ये सारे संकेत आपको बता रहे हैं कि बाजार जो है वो इर्रेशनल होता जा रहा है. एब्सोल्युटली. जी. तो ऐसे इर्रेशनल मार्केट में जो आने वाले आईपीओज हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं? जैसे जोमेटो का आपने जिक्र करते करते रिलायंस पावर की याद दिला दी. रिलायंस पावर का हाँ. आईपीओ आने के बाद से मार्केट एकदम से नीचे आ गया था. वो एक कोइंसिडेंस भी हो हाँ. सकता है. ज़रूरी नहीं कि आप रिलायंस पावर को ही उसके लिए बोलें कि उसके चलते हो गया. एब्सोल्युटली. वो एक कोइंसिडेंस था. लेकिन यहाँ पे तो हमारे सामने अभी और बहुत सारे आईपीओज हैं. मार्केट के अंदर उनको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट बचा हुआ है. और उन सब से ऊपर जो आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल आईपीओज, LIC, जिसके बारे में वो 70,000 करोड़ का आएगा या 1 लाख करोड़ का आएगा. अभी हर तरह की फिगर्स बाज़ार में घूम रही है, मतलब किसी का कुछ पक्का नहीं है. लेकिन ये बात पक्का है कि वो अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. तो बाज़ार को तो सबसे अंत में उसका इंतज़ार होगा. क्या वो टिपिंग पॉइंट होगा जहाँ पर जाकर के आप कहेंगे कि नहीं, बबल कम से कम उस समय तक तो बढ़ता रहेगा जब तक ये LIC का आईपीओ निकल नहीं जाता है? बोलना मुश्किल है क्योंकि मार्केट किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, नॉर इज इट इन कंट्रोल ऑफ वेरी फ्यू पीपल. तो आई मीन टिल LIC आईपीओ कम्स, मार्केट ऊपर रहे कि नहीं रहे या होल्ड करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से. क्योंकि जैसे मैंने कहा था काफी रेड फ्लैग्स है एंड आई मीन दैट टिपिंग पॉइंट कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. पर यदि हम लोग आई मीन इफ यू सी फ्रॉम आईपीओ एंगल, in fact Zomato was the 7th largest IPO till date, यदि हम लोग 2004 से देखते हैं. और ये 7 IPO में करीब 5 IPOs जब भी आए थे उसके बाद वो स्टॉक गिरा है या मार्केट्स गिरे हैं. तो शायद अभी in case the markets hold on till the LIC IPO, तो post LIC IPO because of the sort of money it will suck in, तो शायद उसके लिए भी शायद गिर सकता है उसके बाद. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि LIC आईपीओ के पहले मार्केट गिरेगा या उसके बाद में गिरेगा. बट आई मीन माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई थिंक द मार्केट्स हैव टू फॉल. काफी ज्यादा स्ट्रेच कर लिया ऑलरेडी. जी. अभी तक जितने आईपीओ आए हैं खास करके 2021 के अंदर, उनमें कौन से आईपीओ ऐसे हैं जहां पर आप निवेशकों को कहेंगे कि आपको बढ़िया पैसा अभी भी बन रहा है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला या आपने बीच में भी खरीदा आपको पैसा बन रहा है, तो वहाँ से निकल जाना ज़्यादा सेफ है? मैं तो बोलूँगा अक्रॉस ऑल आईपीओज एक बार तो बुक कर लीजिए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो. क्योंकि यदि मार्केट गिरेगा तो नन ऑफ दीज आईपीओज विल होल्ड ऑन टू देयर करंट लेवल्स. क्योंकि और आईपीओ आए थे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे एंड डिस्पाइट दैट ओपनिंग के बाद, लिस्टिंग के बाद और भी बढ़ गए हैं. बिकॉज दिस इज बेसिकली लाइक आई सेड डिमांड सप्लाई का इश्यू है. एज ऑफ नाउ आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द स्टॉक्स व्हिच आर मूविंग. जहाँ भी मोमेंटम है वहाँ पे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं या स्पेकुलेटर्स हैं. सो बिकॉज ऑफ विच वी आर सीइंग दैट मूवमेंट. बट वैल्यूएशन वाइज देखें तो ऑल ऑफ देम आर क्वाइट एक्सपेंसिव. तो एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए. एंड एज फार एज आईपीओज आर कंसर्न, एक्सेप्ट फॉर जोमेटो जहाँ पे मैंने बताया था that one should not subscribe, it has gone wrong, no doubt, it's a missed opportunity. पर overall जो IPOs आ रहे हैं, I think one should apply and exit. I think this is a good sort of a investment cycle one can do. That every I mean 10-15 days आपको IPO में apply करने को मिल रहा है and immediately आपको exit करने को मिल रहा है.
So I think it's I mean it is a good side income, मैं बोलूँगा। जी, लेकिन इस बीच हम यहाँ स्क्रीन पर कई सारे ऐसे आईपीओज़ की कहानी दिखा रहे हैं जहाँ पर शुरुआती लिस्टिंग के बाद उस समय जो उछाल मिली उसके बाद शायद कहानी उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे मिसेज बेक्टर्स फूड को देख लीजिए, तो लिस्टिंग के तुरंत बाद ये 600 के ऊपर तक गया, फिर वहाँ से घट कर के ये नीचे 325 तक आया, अभी 450 के आसपास चल रहा है। तो मान लीजिए जो शुरू के दिनों में मतलब लिस्टिंग वाले एग्जुबरेंस में फंस गए, मतलब उन्होंने सेकेंडरी मार्केट में खरीद लिया, वो तो आज भी नुकसान में होंगे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ दैट जो आईपीओ में इंटरेस्ट है वो इनिशियल इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि जब मोमेंटम है सभी लोग उसमें भागते हैं, चढ़ती गाड़ी में सब लोग चढ़ जाते हैं। उसके बाद जो जब स्लो डाउन होता है देन दे स्टार्ट लुकिंग एट समथिंग एल्स, और इतने आईपीओज आ रहे हैं दैट पीपल विल कीप शिफ्टिंग। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट आईपीओज इज अप्लाई फॉर आईपीओज। यदि आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका अलग अच्छा तो आपको मिलेगा। यदि एचएनआई में अप्लाई कर रहे हो देन यू शुड मेक अ लार्ज एप्लीकेशन। you're decently sure of getting the allotment मिलते ही बेच दीजिएगा, उसके बाद you go on for the next IPO. I think that's the only way to play this game. जी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नाम है जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, मतलब लिस्टिंग उतनी मतलब धमाकेदार नहीं हुई, लेकिन उसके बाद लगातार हमें एक अप ट्रेंड दिखा, अभी ज़रूर Right. थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ रहा है। एमटार टेक्नोलॉजीज़ को देख लीजिए, तो उसने भी इसी तरह से लिस्टिंग के बाद कई महीने जो हैं वो एक रेंज के अंदर निकाला, अभी पिछले 2 महीनों से इसमें काफ़ी अच्छी एक चाल बनी है। Right. तो यहाँ पे क्या कहानी कुछ अलग दिख रही है आपको? यहाँ पे लॉन्ग टर्म कहानी तो बहुत अच्छी है नो डाउट, पर इस लेवल में मुझे ये दोनों स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहे हैं। जी, एंड ऑल्सो नजारा भी जो अच्छा खुला फिर नीचे आया, फिर इट हैज बाउंस बैक। आई थिंक एट दीज लेवल्स इट्स अ डिसेंटली गुड एग्जिट फॉर द इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ लगाया हुआ। जी। अब अगर डिसइन्वेस्टमेंट वाली थीम पर आएँ, जैसे एलआईसी की हमने चर्चा की, मतलब सरकार को सबसे बड़ा सहारा शायद इस साल अपने फिस्कल डेफिसिट को संभालने के लिए मिलेगा, तो वो इसी आईपीओ से मिलेगा अगर ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लाभ पाए। अभी लाभ पाएंगे वो सरकार की उम्मीद है, असल में ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपकी उम्मीद क्या है? मैंने उनको चॉइस नहीं है, लाना ही पड़ेगा। और यदि उन लोग बेटर वैल्यूएशंस के लिए वेट कर रहे हैं, विच इवन टुडे मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उन लोग जल्दी लेके आ रहे हैं उनके आईपीओस, ताकि उनको अच्छा अभी वैल्यूएशन मिल रहा है, जितना फंड मिल रहा है अभी लेना बेटर है देन टू ट्राई एंड टाइम द आईपीओ। तो आई थिंक इवन द गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड कम आउट विद देयर आईपीओ एट द अर्लीस्ट, क्योंकि जो गुड टाइम्स है इस टाइप के गुड टाइम्स काफी ज्यादा लंबा चलते नहीं है। I think they should utilize the opportunity and take in as much of funds that the market is willing to give them now. जी, लेकिन एलआईसी में तो शायद अभी कुछ पेपर वर्क बचा हुआ है, कुछ तैयारी बची हुई है, जो बड़ी लंबी पाइपलाइन बड़ी पुरानी है, वहाँ पे किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? मतलब वहाँ पे क्यों मामला अटका हुआ है? अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ खास तो इस साल हुआ नहीं है। 1,75,000 करोड़ का मतलब इतना बड़ा सा टारगेट है, एक ही आईपीओ से थोड़ी पूरा होने वाला है। हाँ, उसमें तो करीब 70-80,000 का एक ही है, एलआईसी है। उसके बाद जो भी बाकी है आई थिंक दे शुड कम आउट एट द अर्लीस्ट, क्योंकि यदि अभी उनको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है तो कभी भी नहीं मिलेगा। इस मार्केट में यदि किसी को वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, और आई मीन आई एम नॉट इवन सेइंग अबाउट गवर्नमेंट, इवन द नॉर्मल स्टॉक्स, जो इस मार्केट में जो स्टॉक्स चले नहीं है वो शायद कभी भी चलेंगे नहीं। मतलब अगर आपको सरकार बोले आज की तारीख में फाइनेंस मिनिस्ट्री का एडवाइज़र बना करके कि सबसे पहले कौन से आईपीओ लाने हैं, तो आप वो पीएसयूज में किन का नाम गिनेंगे कि भाई ये तो एकदम तैयार हैं, लो हैंगिंग फ्रूट हैं, सबसे पहले तो इनको उतार दें बाजार में? तो पहले तो मैं बोलूँगा जो एलआईसी है वही जितना जल्दी हो सके, अब जो भी इश्यूज है निपटा लीजिए। आप ही का गवर्नमेंट है, जितना जल्दी हो सके निपटा के एलआईसी का लेके आइए। I think that's one IPO which can actually help the government deficit in a big way. जी, लेकिन उससे पहले बीपीसीएल की बड़ी कहानी सुनी थी कि सब कुछ काम हो चुका है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, सारा होमवर्क हो गया, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सब कुछ हो गए, कहाँ अटका हुआ है मामला? ये तो बोलना मुश्किल है कहाँ अटका हुआ है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये भी फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्टेड था। वो यदि नहीं हो रहा है तो उन्हें बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। जी, उसके अलावा वो कई और सारे नाम भी हैं
मतलब सबसे लो हैंगिंग फ्रूट आपको कौन से दिखते हैं, मतलब जिस पर आपको आश्चर्य होता है कि इसको अभी तक क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, जो भी है अभी देखिए, अभी ऑलरेडी हुडको का उन्होंने अनाउंस किया। आई थिंक दैट इज ओपनिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 days। लाइक दैट दे कैन पॉसिबली डू फॉर एनबीसीसी। उसमें और एक राउंड कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और यहाँ भी ये स्टॉक नियरली मोर लेस डबल हो चुका है फ्रॉम व्हाट वी सीन इन द लास्ट आई मीन 12 months। तो दीज आर कपल ऑफ देम वेयर आई मीन दे शुड डू इट। क्या आपको कहीं ये लगता है कि सरकार जो है, क्योंकि अभी जो सरकार की नीति है कि हम छोटे छोटे हिस्से नहीं बेचना चाहते हैं, पूरी कंपनी बेचना चाहते हैं, पूरा डाइवेस्ट करना चाहते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और उस पर राजनीतिक रूप से झमेला बहुत होना है। तो सरकार क्या ये सोचकर हिचक रही है कि एक नया राजनीतिक बवाल सिर पे अभी नहीं लेना है इस समय, खास करके क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, एक तरफ कोरोना को लेकर के मतलब जनता के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी है कि चीज़ों को इससे बेहतर संभाला जाना चाहिए था। तो वैसे में एक नया पॉलिटिकल बैटलफील्ड शायद सरकार वो शुरू करने से हिचक रही है। I mean, this could be one of the reasons, पर जब सरकार मेजॉरिटी में है and they've been able to push through the difficult sort of legislation like GST उन्होंने पास किया easily। They've passed RERA, because I mean, quite important for the real estate। वैसे काफी उन्होंने legislation पास किए हैं, तो I think this should not be too difficult for them to handle, but I think they should bite the bullet। जी, अब जैसे मैं बीपीसीएल और एलआईसी का ही अगर उदाहरण लूँ, तो बीपीसीएल में प्लानिंग ये है कि आपको कंपनी प्राइवेटाइज करनी है, सरकार के हाथ से लेकर के निजी कंपनी के हाथ में देनी है। एलआईसी के आईपीओ में आप सिर्फ 5% 6% हिस्सा बेचने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है, एक छोटे से हिस्से का डाइवेस्टमेंट होना है। तो उन्हें क्या सरकार के मन में ये है कि एलआईसी आसान है इस समय, बीपीसीएल मुश्किल है? नहीं, एलआईसी आसान है फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल, पर शायद जो पेपर वर्क में लोग अटके हुए हैं, आई डोंट नो आई मीन वेयर द इशू इज, पर श्योरली सम मेजर इशू एज फार द पेपर वर्क इज देयर। शायद जो रिवील नहीं करना चाहिए, व्हिच हैज टू बी सॉर्टेड आउट। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि काफी शायद स्केलेटन्स है एलआईसी के बुक्स में, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट जी। और I mean, BPCL, I think there'll be decent number of suitors जब भी उन लोग finalize करते हैं, क्योंकि I mean the sort of I mean footprint which BPCL has among the I mean oil marketing companies, I think most of the majors would be interested। जी, तो शायद कहानी वही है ना कि एलआईसी में अभी समय लगना है, तब तक बाकी जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है वहाँ पे क्यों नहीं गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं? ये मतलब गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, वो कौन से आउटर पे आकर के अटकी हुई है कि वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही नहीं पा रही है? ये तो बोलना मुश्किल है। आई मीन एज अ आउटसाइड स्पेक्टेटर, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कहाँ पे अटके हुए हैं, बट आई थिंक दिस हैज मोर टू डू विद द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो शायद आई थिंक वहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं। चलिए, सरकार के हिसाब से तो आप आउटसाइडर हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से आप इनसाइडर हैं। क्या मार्केट को इन डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरीज का इंतज़ार उतनी बेताबी से है जितनी बेताबी से जोमेटो का इंतज़ार होता है, ग्लेनमार्क लाइफ का इंतज़ार होता है? क्या उतनी बेताबी से बाज़ार ये जो डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरीज हैं इनका भी इंतज़ार कर रहा है, या उसको लेकर के वैसा एक्साइटमेंट नहीं है? उतना एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, जो भी पीएसयू कंपनीज है, उस वहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा नहीं है, और जिस सेगमेंट या जिस सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ पे जो निवेशक है उनका उतना इंटरेस्ट होता नहीं। आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन कुड बी एलआईसी, पर एलआईसी का इशू इतना बड़ा है दैट आई थिंक वन नीड्स टू सी कि कितना इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आता है वहाँ पे। बट देन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द अदर पीएसयूज, शायद उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब कहानी ये भी तो होगी ना कि जो जहाँ से पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट है, 5% 10% 20% टाइप की छोटी हिस्सेदारी है, वो मार्केट के थ्रू आएगी। वहाँ आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट चेंज नहीं होना है तो बाज़ार को उतना उत्साह नहीं होगा, और जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होना है वो तो शायद मार्केट के थ्रू होगा नहीं, वो तो ऑफ मार्केट डील होगी, 1-to-1 डील होगी, तो उसमें बाज़ार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, so I mean we not seen any failures
जहां जहां उन लोग डाइवर्समेंट लेके आए हैं, दे हैव मैनेज टू सेल इट थ्रू. तो एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज टू इंटरेस्टेड कि कितने बार ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. एज लॉन्ग एज द फुल मनी कम्स इन, आई मीन देयर जॉब इज डन. और वहां पे आई मीन इफ दे आर गिविंग अ डिसेंट डिस्काउंट, सब्सक्राइब तो हो जाएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कंट्री आल्सो इज लुकिंग एट. तो वहां पे आई डोंट सी अ मेजर इशू एज सच. जी, तो ओवरऑल आपका असेसमेंट क्या है? ये 1,75,000 करोड़ का जो टारगेट है, ये पूरा होगा या कहीं कुछ बात रह जाएगी, पीछे छूट जाएगा मामला? नहीं, श्योरली 1,75,000 करोड़ होगा नहीं. बट I mean, whether we reach the 50% point or not depends on LIC. जी अमरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों के सामने अच्छी तरह समझा करके रखी. आपसे फिर जल्दी ही चर्चा करने की उम्मीद करते हैं और तब तक उम्मीद करते हैं कि बाज़ार ऊपर या नीचे कोई भी एक नई दिशा पकड़ेगा, बाज़ार में एक नई चाल बनेगी. अभी इस चर्चा को यहीं समेटते हैं. धन्यवाद.